हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो सेशन है इसमें करंट अफेयर का यानी कि हम लोग समसामयिक घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और जहां पर भी जिस एग्जाम में भी आपका और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा और वहां पर जो भी ये बातें यहां पर आपको बताई जाएगी वे आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए और उसमें आपके लिए एक अहम योगदान देने में सहायक सिद्ध होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न यहाँ पर आया है सामने। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में बीएनएस सोमराम ने गोवा के मरमो गांव में पोर्ट ऑफ कॉल किया है। क्या किया है? पोर्ट ऑफ कॉल किया है। यह किस देश का पोत है? तो अभी हाल ही में बीएनएस सोमराम एक पोत का नाम है ने गोवा के मरमो गांव, यह क्या है? यह एक आपका बंदरगाह है। वहां पर क्या किया है? वहां पर पोर्ट ऑफ कॉल किया है। यह किस देश का पोत है? यानी कि जो बीएनएस सोमराम है वह किस देश का पोत है? तो यह बांग्लादेश का पोत है। कहां का? बांग्लादेश का यह पोत है। आईवासन में तो किस देश का पोत है? बांग्लादेश का पोत है। अब देखिए अब यहाँ पर बात आती है बीएनएस मतलब क्या होता है? बीएनएस क्या होता है? आईवासन में बीएनएस सोमराम जो यह पोत है यह बीएनएस, इसमें बीएनएस का मतलब है क्या होता है? तो देखिए बीएनएस का मतलब होता है बांग्लादेश नेवल शिप और सोमराम में क्या होगा? आपका सोमरामी होगा। आईवासन में सोमराम। अब देखिए जो बीएनएस सोमराम है जो कि एक पोत है बांग्लादेश का, यह क्या हुआ है कि यह गोवा के, देखिए गोवा जो भारत में स्थान है, गोवा पर एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है मरमो गांव। क्या? मरमो गांव। इस बंदरगाह पर क्या हुआ है कि यह जो बीएनएस सोमराम है यह जाकर रुका है। और किस कारण से रुका है? तो देखिए जब यह रुका है और रुक कर क्यों रुका? तो देखिए अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत, कहां पर? लेबनान की कैपिटल बेरूत में एक बम धमाका हुआ था। क्या हुआ था? सॉरी बम धमाका नहीं, आपका जैसे क्या होता है कि अमोनियम नाइट्रेट था वह क्या हुआ था वहां पर, उसमें विस्फोट हुआ था। तो अभी हाल ही में लेबनान की कैपिटल बेरूत में हुआ क्या? बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का क्या हुआ था? धमाका हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट आपका जो बेरूत है बेरूत में रखा गया था और वहां पर क्या हो गया? वहां पर विस्फोट हो गया। एक आइलैंड था वहां पर क्या हो गया? वहां पर केवल अमोनियम नाइट्रेट ही रखा गया था, लेकिन हुआ क्या कि अचानक किसी कारणवश उसमें आग लग गई और क्या हुआ कि उसमें विस्फोट हो गया, जिससे वो क्या हो गया? वो ध्वस्त हो गया। और वहीं पर बांग्लादेश का जो बांग्लादेश है इसका एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था। क्या हो गया था? एक जहाज था जो कि क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी जो आपका धमाका हुआ था उसी धमाके में क्या हो गया? बांग्लादेश का एक जहाज था वह क्या हो गया? वह क्षतिग्रस्त हो गया। अब देखिए जब वह जहाज क्षतिग्रस्त हो गया तो उस जहाज की सहायता के लिए, क्या जो जहाज क्षतिग्रस्त हो गया उस जहाज की सहायता के लिए बांग्लादेश से बीएनएस सोमराम एक पोत चली है। और वो कहां जाएगी? जो यह पोत चली है यह कहां से चली है? बांग्लादेश से चली है। कहां से चली है? बांग्लादेश से चली है। और यह कहां तक जाएगी? तो यह लेबनान जाएगी। कहां जाएगी? लेबनान जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि बीच में ही इसका जो ईंधन था वो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ईंधन था उसकी कमी हो गई और जो था, देखिए जब ईंधन की कमी हो गई तो ईंधन की कमी को की भरपाई के लिए क्या हुआ कि जो जहाज था जो पोत था वो कहां पर रुका? वह गोवा के मरमो गांव में रुका। अब जब देखिए जब कोई जहाज कहीं पर किसी पोर्ट पर रुकता है और किस कारण से? मानवीय सहायता के लिए। देखिए किस कारण से रुकता है? कोई भी जहाज या पोत कहीं पर जब किसी एयरपोर्ट पर मानवीय सहायता के लिए या ईंधन आपूर्ति के लिए, क्या मानवीय सहायता के लिए, मानवीय सहायता के लिए या ईंधन आपूर्ति के लिए, किसके लिए? ईंधन
आपूर्ति के लिए कहीं पर रुकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, तो जब कोई जहाज या कोई पोत मानवीय सहायता के लिए या ईंधन आपूर्ति के लिए कहीं पर ठहरता है या रुकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि जो यह वीएनएस संग्राम जहाज है, इससे हुआ जो पोत है इसका हुआ क्या कि इसका जो ईंधन था वो समाप्त हो गया। जब ईंधन समाप्त हो गया तो वो कहां पर रुकी, मार्लो गांव में रुकी, गोवा में, और वहां पर क्या हुआ, वहां पर उसको ईंधन दिया गया। इस कारण से इसे क्या कहा गया, पोर्ट ऑफ कॉल कहा गया। और ये कहां पर जा रहा है, ये जो पोत है कहां पर जा रहा है, बांग्लादेश से लेबनान को जा रहा है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो लेबनान है उसकी राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट में क्या हुआ था, वो एक आइलैंड है, वहां पर क्या हुआ था, केवल अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था और उसमें क्या हो गया था, बम धमाका, उसमें क्या हो गया था, वो फट गया था, किसी कारण से आग लग गई और वहां पर क्या हो गया, धमाका हो गया। और उसी में क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश है इसका एक जहाज था, वह जहाज क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और जो क्षतिग्रस्त जहाज हुआ था उसका नाम था बीएनएस विजय। क्या, विजय, वीएनएस विजय। यह जो जहाज था यह क्या हो गया था, यह क्षतिग्रस्त हो गया था। और इसी की सहायता के लिए एक पोत जा रही है, उस पोत का नाम क्या है, वीएनएस पोत संग्राम पोत है, आया समझ में। और यह कहां पर रुका है, यह गोवा में रुका है और ईंधन के लिए रुका है। इस कारण से हम क्या करते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल करते हैं। आया समझ में। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, जब कोई भी जहाज किसी बंदरगाह पर या कहीं पर रुकती है, किसके लिए, मानवीय सहायता के लिए या ईंधन आपूर्ति के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। और ये जहाज किसके, बांग्लादेश के। बात समझ में। तो आशा जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन तीन हवाई अड्डों को पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन तीन हवाई अड्डों को पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है। तो तीन हवाई अड्डे कौन है, पहला है आपका जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, दूसरा गुवाहाटी हवाई अड्डा, और तीसरा है आपका तिरुअनंतपुरम। क्या, अनंतपुरम हवाई अड्डा। अब देखिए जो केंद्र सरकार है इसने क्या किया, इसने तीन हवाई अड्डों जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा, इन तीनों हवाई अड्डों को क्या किया है, इसने पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इसने क्या किया है, इनको मंजूरी दे दी है विकसित करने की। किस योजना के अंतर्गत, पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दे दी है। आप देखिए यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले पीपीपी योजना क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए पीपीपी योजना क्या है, तो इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या, पार्टनरशिप। अब देखिए जो पीपीपी योजना है, पीपीपी का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए इसमें हो गया क्या कि पीपी योजना होती क्या है, तो देखिए जो पीपी योजना है इसमें होता क्या है, पीपीपी योजना में केंद्र सरकार यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर जब किसी योजना को पूरा करती है, क्या करते हैं, किसी योजना या परियोजना को पूरा करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पीपीपी योजना। आई बात समझ में। तो पीपीपी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और यह कैसी योजना है, कहेंगे किसे, पीपीपी योजना किसे कहेंगे, तो जब सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर किसी योजना को पूरा करती है, सरकार भी रहेगी, सरकार और जो प्राइवेट कंपनी, जब दोनों की भागीदारी रहेगी, क्या होगी, दोनों की भागीदारी रहेगी और दोनों मिलकर जब किसी योजना को पूरा करेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पीपीपी योजना कहेंगे। आई बात समझ में। तो पीपीपी योजना क्या होगी, वह योजना जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर कार्य करते हैं और उस योजना को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो वह योजना क्या होगी,
ट्रिपल पी योजना कही जाएगी। पीपीपी योजना कर लीजिए या ट्रिपल पी योजना कही जाएगी। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि जो सरकार है, सरकार और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है अडानी ग्रुप, क्या जो हमारी सरकार है, सरकार और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है अडानी ग्रुप, क्या अडानी ग्रुप। अब देखिए हुआ क्या कि अडानी ग्रुप और जो सरकार है इन दोनों मिलकर, ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों मिलकर जयपुर और जयपुर हवाई अड्डे, गुवाहाटी हवाई अड्डे और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, इन तीनों हवाई अड्डों में क्या करेंगी, इन तीनों हवाई अड्डों को विकसित करेंगी। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें अडानी ग्रुप जो है ये क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी, क्या है प्राइवेट कंपनी है। आई बात समझ में। अब देखिए होगा क्या कि जो सरकार होगी ये क्या करेगी, अडानी ग्रुप के साथ जो कि प्राइवेट कंपनी है इसके साथ मिलकर एयरपोर्टों का जो कि कौन कौन है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इनका क्या करेंगी, इनको विकसित करेंगे। अब देखिए पहली बात ये आती है कि जो जयपुर हवाई अड्डा है, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है, ये किसको दिया गया है, अडानी ग्रुप को दिया गया है। क्यों, इस कारण से कि अडानी ग्रुप भी क्या करेगा, सरकार के साथ इसकी भी पार्टनरशिप है। तो देखिए ये अडानी ग्रुप को तीनों हवाई अड्डे कब तक के लिए दिए गए हैं, 50 वर्ष के लिए दिए गए हैं। कितने वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए। और जो ये हवाई अड्डे हैं इनका परिचालन और इनको विकसित परिचालन भी इसका कौन करेगा। देखिए जो अडानी ग्रुप है ये क्या करेगी, ये तीनों हवाई अड्डों को इसको कितने वर्ष के लिए दिया गया, 50 वर्षों के लिए दिया गया। और एक और बात, इन हवाई अड्डों का परिचालन और इनको विकसित कौन करेगा, तो परिचालन और विकसित दोनों कार्य कौन करेगा, दोनों कार्य करेगा आपका अडानी ग्रुप। और देखिए परिचालन, विकसित या ऐसे भी कर सकते हैं, या इनका विकास, क्या इनका विकास और प्रबंधन, क्या प्रबंधन। तो परिचालन, विकास और प्रबंधन कौन करेगा, अडानी ग्रुप करेगा। कितने वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को दिया गया है, 50 वर्षों के लिए दिया गया है सरकार के द्वारा। इसमें सरकार की भी भागीदारी होगी और अडानी ग्रुप दोनों की भागीदारी होगी। अभी आपको बताया जाएगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों अडानी ग्रुप के साथ भागीदारी करके इनको विकसित कर रही है। सरकार तो स्वयं भी इसको विकसित कर सकती है, लेकिन अडानी ग्रुप को क्यों जोड़ा गया, आई बात में प्राइवेट कंपनी को क्यों लाया गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी हाल ही में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को किस प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, उसका नाम है आपका अडानी ग्रुप। कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए। और ये किस योजना के तहत विकसित किए जाएंगे, पीपीपी योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। अच्छा एक प्रश्न और दिमाग में आता है, क्या इससे पहले भी किसी हवाई अड्डे को ट्रिपल पी या पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो हाँ, 2 हवाई अड्डों को इससे पहले भी विकसित किया जा चुका है। एक आपका दिल्ली हवाई अड्डा, कौन, दिल्ली का हवाई अड्डा, और दूसरा है आपका मुंबई हवाई अड्डा, कौन, मुंबई हवाई अड्डा। इन दोनों हवाई अड्डों क्या किया गया, इससे पहले भी पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, सरकार को क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि सरकार ने क्या किया, अडानी ग्रुप के साथ मिलकर इन तीनों हवाई अड्डों को विकसित करने की रणनीति बनाई या योजना बनाई। आई बात में। तो देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, जो भी सरकार के कामकाज होते हैं, इसका जो निगेटिव पक्ष होता है, क्या इसका जो निगेटिव पक्ष होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी सरकारी काम होते हैं कैसे होते हैं, ढीले होते हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, अच्छे से काम नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑफिस की बात करें तो वहां पर अगर कोई फाइल रखी है तो फाइल पर क्या हो जाता है, धूल वगैरह चढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को सही से अंजाम नहीं देते हैं। आई बात समझ में। उनमें अनुशासन की कमी होती है। क्या होती है, जो भी सरकारी काम होते हैं उनमें अनुशासन की कमी होती है। देखिए जो सरकार है, सरकारी कामकाज में होगा क्या कि जो सरकार है इसका निगेटिव पक्ष क्या होता है, इसका नकारात्मक पहलू क्या है, तो इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें क्या होता है, अनुशासन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, अनुशासन की कमी होती है। लेकिन सरकार का एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है, जो भी सरकारी
कार्यकाल जो भी कामकाज होते हैं उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है। पॉजिटिव पक्ष क्या होता है कि यह जनता के हित में कार्य करता है। क्या करता है? ये जनता के हित में कार्य करता है, जनता के भलाई के लिए या जनता के हित में कार्य करता है। तो सरकारी कामकाज के दो पक्ष होते हैं, पहला नेगेटिव पक्ष, इसमें अनुशासन की कमी होती है, और दूसरा पॉजिटिव पक्ष, इसमें होता क्या है कि इसमें जनता के हित के लिए कार्य करती है। जो सरकार है किसके लिए कार्य करती है? जनता के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन यहीं पर अगर किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें, किसकी? प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी का नेगेटिव पक्ष क्या होता है? तो देखिए इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी, इसका नेगेटिव पक्ष क्या होता है? तो इसका नेगेटिव पक्ष होता है कि सरकार तो जनता के लिए कार्य करती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है यह जनता के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए कार्य करती है। किसके लिए? लाभ के लिए कार्य करती है। तो प्राइवेट कंपनी का नेगेटिव पक्ष क्या होगा कि किसके लिए कार्य करती है? लाभ के लिए कार्य करती है। लेकिन इसका पॉजिटिव पक्ष भी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पक्ष भी होता है। इसका पॉजिटिव पक्ष यह होता है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनमें अनुशासन होता है। क्या होता है? अनुशासन होता है। आई बात समझ में? तो सरकार, जो भी सरकारी कामकाज है उनके सरकार के दो पहलू हैं। पहला नेगेटिव पक्ष, नेगेटिव पक्ष में होता है क्या कि अनुशासन की कमी होती है। क्या होती है? अनुशासन की कमी होती है। लेकिन इसका पॉजिटिव पक्ष क्या होता है सरकार का कि जो भी कार्य होते हैं या यह किसके लिए कार्य करती है? जनता के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव पक्ष क्या होता है कि यह लाभ के लिए कार्य करती है, जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए कार्य करती है। और दूसरा इसका जो पॉजिटिव पक्ष है यह क्या होता है कि इसमें अनुशासन होता है। क्या होता है? अनुशासन होता है। तो देखिए यहाँ पर पीपीपी योजना आपको बताएगी कि पीपीपी योजना होती क्या है कि जब सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर किसी योजना को अंजाम देते हैं या किसी योजना को पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पीपीपी योजना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो सरकार का जो पॉजिटिव पक्ष है यानी कि जनता की भलाई वाला जो पक्ष है, जो सरकार का पॉजिटिव पक्ष है और जो प्राइवेट कंपनी का पॉजिटिव पक्ष है, यानी कि सरकार का पॉजिटिव पक्ष क्या है कि वह जनता के हित के लिए कार्य करेगी और प्राइवेट कंपनी का पॉजिटिव पक्ष क्या है कि इसमें अनुशासन होता है। क्या होता है? अनुशासन होता है। तो इन दोनों के पॉजिटिव पक्षों को मिलाकर मतलब जनता के जो सरकार है, सरकार जो कि जनता के हित के लिए कार्य करती है इसको, और जो प्राइवेट कंपनी है इसमें अनुशासन होता है, इनको इन दोनों को केवल मिलाया गया। क्या किया गया? दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को नेगेटिव पक्ष को छोड़ दिया गया है और पॉजिटिव पक्ष को मिलाया गया है। तो यह जो योजना बनी है उस योजना को हम क्या कहेंगे? पीपीपी योजना कहेंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, इस सरकार का पॉजिटिव पक्ष यानी कि जनता के हित के लिए कार्य करेगी और इसका पॉजिटिव पक्ष यानी कि इसमें अनुशासन भी होगा, जनता के हित के लिए भी कार्य करेगी और अनुशासन भी इसके अंतर्गत होगा। आई बात समझ में? तो इस कारण से इन तीन हवाई अड्डों क्या किया गया है? पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। और किसे दी गई है? अडानी ग्रुप को दी गई है। कितने वर्षों के लिए? 50 वर्षों के लिए दी गई है। और उसके जो अडानी ग्रुप है वह क्या करेगा? वह इनका परिचालन, प्रबंधन और विकास करेगा। तो आशा है जो बात आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पढ़ई तुमहर पारा योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा यह योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम क्या है? पढ़ई तुमहर पारा योजना। देखिए यहाँ पर पढ़ई का मतलब क्या है? पढ़ने से। क्या है? पढ़ाई से। क्या है? पढ़ाई से। और तुम्हारे का मतलब तुम्हारे। क्या? तुम्हारे। आई बात समझ में? तुम्हारे। और पारा का मतलब यहाँ पर मुहल्ला से। किससे है? मुहल्ला से है या मुहल्ले से है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई तुम्हारे पारा योजना मतलब कि सभी के मुहल्ले में क्या? सभी के मुहल्ले में पढ़ाई। तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ाई यानी कि सभी के मोहल्ले में क्या? पढ़ाई। आई बात समझ में? अब देखिए जो तुम्हारा पढ़ई तुमहर पारा योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। और छत्तीसगढ़ की बात आई है तो देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन?
भूपेश बघेल। तो भूपेश छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा क्या किया गया है, भूपेश बघेल के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। आप देखिए जो यह पढ़ई तुम्हारे पारा योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको क्यों, मतलब इसका उद्देश्य का मतलब यह है कि इसको क्यों शुरू किया गया है। शुरू करने की बात की गई, तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है। तो अभी हाल ही में पढ़ई तुम्हारा पारा योजना किसके द्वारा शुरू की गई, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। अब यह योजना क्यों शुरू की गई है, तो यह ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको शुरू किया है। अब देखिए अभी हाल ही में रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया था, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है रक्षा सर्व ऐप। आई बात समझ में, रक्षा सर्व ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। आई बात समझ में। और एक और योजना इसके द्वारा शुरू की गई थी, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह योजना। क्या, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। क्या, संग्राहक योजना। आई बात समझ में। तो अभी हाल ही में देखिए पढ़ई तुम्हारे पारा योजना तो छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई, लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। और एक और योजना शुरू की गई थी, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। अब देखिए जो यह शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, इसमें कहा गया था कि देखिए यहाँ पर तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। क्या बनती है, बीड़ी। बीड़ी के उपयोग में किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक शब्द है, मतलब एक नाम है आपका शहीद महेंद्र कर्मा, इनको बस्तर टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस्तर टाइगर कहा जाता है। कभी अगर योजना की बात आई तो इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। शहीद महेंद्र कर्मा जो है इनको क्या कहा जाता है, बस्तर टाइगर कहा जाता है। और तेंदुपत्ता से क्या बनता है, बीड़ी बनती है। और ये योजना शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ में, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। और इस योजना में था क्या, कि इस योजना में यह था कि जो भी तेंदुपत्ता संग्राहक, जो भी परिवार होते हैं, अगर उनके परिवार का अगर मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है, क्या होती है, जो मुखिया है अगर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या होगा, 2 लाख रुपया दिया जाएगा। यह योजना थी। तो आशा है जो बातें आपको बताई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हुए, इसको लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो अभी हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हुए हैं, इसको लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो ये बताना है, इसमें प्रथम स्थान पर लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो उसका नाम है तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु। आई बात समझ में। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हो गए हैं और इसको लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, फर्स्ट स्थान पर रहा है आपका तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु। अब देखिए दूसरे स्थान की बात करते हैं कि सेकंड स्थान पर कौन रहा, तो सेकंड स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। कौन, सेकंड स्थान पर इसको ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को लागू करने में दूसरे स्थान पर कौन रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। आई बात समझ में, दूसरे स्थान पर कौन रहा है, उत्तर प्रदेश रहा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है। तो यह एक टेलीमेडिसिन है। क्या है, एक टेलीमेडिसिन है, एक टेलीमेडिसिन है। अब देखिए टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा टेलीस्कोप, यानी कि दूरबीन। क्या, टेलीस्कोप। तो उसमें टेली का मतलब होगा, टेली का मतलब क्या होता है, दूर से। इसका मतलब है किससे, दूर से। आई बात समझ में, इसका मतलब किससे, दूर से। तो देखिए इसमें होगा क्या कि जो टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन का मतलब होगा कि दूर से परामर्श, दूर से ही क्या होगा, इसमें परामर्श दिया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा, ऑनलाइन परामर्श
जो डॉक्टर होंगे वो क्या करेंगे, ऑनलाइन परामर्श देंगे। क्या करेंगे, ऑनलाइन परामर्श देंगे। कौन, जो डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टर होंगे वे क्या करेंगे, इसमें ऑनलाइन परामर्श देंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन परामर्श डॉक्टरों के से ले सकता है। इस कारण से इसे क्या कहा गया, टेलीमेडिसिन। आई बात समझ में। तो टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है कि डॉक्टरों से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से जब परामर्श लेंगे तो डॉक्टर कहीं और है और हम कहीं और है, तो हम वहां से परामर्श ले लिए। तो यानी कि हम दोनों के बीच क्या है, दूरी है। दूर से हमने क्या किया, परामर्श ले लिया ऑनलाइन के माध्यम से। इस कारण से इसको क्या कहा गया कि ये क्या है, यह एक टेलीमेडिसिन है। क्या है, एक टेलीमेडिसिन। आप देखिए जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आई बात समझ में। तो भारतीय वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने ही क्या किया कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अब इसमें आपको बताया गया कि इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को लागू करने में सबसे अच्छा तरीका से किसने लागू किया, तो उसका स्थान क्या है, अच्छा तरीका से जिस राज्य ने जितने अच्छे तरीके से इसको लागू किया वो क्या हो, इसकी रैंकिंग अच्छी आई। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन आया है, तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आया है। और जो यह इस संजीवनी प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए जो यह इस संजीवनी प्लेटफॉर्म है इसके 2 घटक हैं। इस संजीवनी प्लेटफॉर्म के कितने घटक हैं, तो इस संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 घटक हैं। कितने घटक, 2 घटक हैं। आई बात समझ में। इसके कितने घटक हैं, तो इसके 2 घटक हैं। अब देखिए पहला घटक क्या है, ई संजीवनी। पहला घटक क्या है, ई संजीवनी। अब देखिए पहला घटक ई संजीवनी और दूसरा घटक है ई संजीवनी ओपीडी। क्या, ई संजीवनी ओपीडी। ओपीडी का मतलब होगा ऑनलाइन पेशेंट डॉक्टर। क्या, ऑनलाइन पेशेंट डॉक्टर। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो ई संजीवनी है इसमें क्या होगा, जो इसका पहला घटक ई संजीवनी है इसमें डॉक्टर से सलाह लेगा। क्या करेगा, डॉक्टर से सलाह लेगा। आई बात समझ में। डॉक्टर को किसके द्वारा सलाह दिया जाएगा, डॉक्टर को डॉक्टर के द्वारा ही क्या किया जाएगा, सलाह दिया जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं जो ई संजीवनी है क्योंकि पहला घटक है इसमें क्या होगा, डॉक्टर से सलाह लेगा। अब देखिए जो दूसरा घटक है ई संजीवनी ओपीडी। और आपको बताया गया ओपीडी मतलब ऑनलाइन पेशेंट डॉक्टर आपका होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि पेशेंट और डॉक्टर की बात होगी। किसकी, पेशेंट और डॉक्टर। आई बात समझ में। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट यानी कि जो रोगी होगा वो किससे सलाह लेगा, जो रोगी होगा वह डॉक्टर से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा, डॉक्टर से सलाह लेगा। तो जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके 2 घटक हैं। पहला घटक क्या है, ई संजीवनी। इसमें होगा क्या, इसमें डॉक्टर को डॉक्टर सलाह देगा। डॉक्टर को कौन सलाह देगा, डॉक्टर ही सलाह देगा। लेकिन जो दूसरा घटक है ई संजीवनी को ओपीडी, इसमें क्या होगा, इसमें जो रोगी होगा जो पेशेंट होगा उसको कौन सलाह देगा, उसको डॉक्टर सलाह देगा। इसमें दोनों डॉक्टर होंगे और इसमें क्या होगा, एक रोगी और एक डॉक्टर होगा। तो ऐसा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का ऋण उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में किस संस्थान ने ऐसा किया है, तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किया है। कौन, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का ऋण उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। अब देखिए यहाँ पर रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर, रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर, इसको RRTS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RRTS। इसका मतलब होगा रैपिड रेल
ट्रांजिट कॉरिडोर। क्या? रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर। आई बात समझ में? अब देखिए जो यह रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है यानी कि RRTS है, यह कहां से कहां तक जाएगा? तो यह क्या करेगा? यह दिल्ली से गाजियाबाद, देखिए दिल्ली से क्या होगा, यह स्टार्ट होगा और दिल्ली से मेरठ तक जाएगा। कहां तक जाएगा? मेरठ तक जाएगा। ये बात समझे? यह कहां तक जाएगा? मेरठ तक जाएगा। और कहां से होकर जाएगा? दिल्ली से मेरठ तक जाएगा, लेकिन कहां से होकर जाएगा? गाजियाबाद से होकर जाएगा। कहां से? गाजियाबाद से होते हुए जाएगा। तो जो यह दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है यानी कि RRTS या रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है, यह कहां से कहां तक जाएगा? तो यह दिल्ली से मेरठ तक जाएगा। कहां से जाएगा? दिल्ली से मेरठ तक जाएगा, लेकिन कहां से होकर जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां से होकर जाएगा? गाजियाबाद से होते हुए जाएगा। आप देखिए एक और यहाँ पर प्रश्न की क्या होगा, दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितनी है? तो इस कॉरिडोर की कितनी दूरी है? 82 किलोमीटर। कितनी? 82 किलोमीटर की दूरी यह कॉरिडोर तय करेगा। ये जो कॉरिडोर होगा कितने किलोमीटर दूरी तक होगा? 82 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से कहां तक? मेरठ तक। और दिल्ली से मेरठ कहां से होकर जाएगा? गाजियाबाद से होते हुए जाएगा। ये बात समझ में? अब देखिए जो यह RRTS है यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है, यह कहां से कहां तक जाएगा? अभी आपको बताया गया दिल्ली से मेरठ तक जाएगा। इसके बीच की दूरी कितनी है? 82 किलोमीटर है। और एक और बात देखिए, जो रेल चलेगी इस मार्ग पर उसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन वह 180 के रफ्तार से नहीं चलेगी। चलेगी किस चाल से? किस चाल से दौड़ेगी? तो वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगी। अब देखिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी भी, तो विभिन्न स्टेशनों पर रुकने के कारण जो इसकी एवरेज स्पीड होगी यानी कि औसत चाल होगी वह कितनी होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी? लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कारण से यह जो है इसे हम क्या करते हैं, इसे देखिए वह क्या कहेगी, आपको बताएगा कि किस चाल से चलेगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, लेकिन 180 के चाल से नहीं चलेगी। इसकी मैक्सिमम चाल कितनी है? 180 है, लेकिन यह किस चाल से चलेगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। और आपको बताएगा कि विभिन्न स्थानों पर रुकने के कारण जो इसकी औसत चाल होगी वो कितनी होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कारण से इसे सेमी हाई स्पीड रेल कहेंगे। इसी कारण से इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सेमी हाई स्पीड रेल। क्या? सेमी हाई स्पीड रेल कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे सेमी हाई स्पीड रेल कहेंगे। और इसकी मैक्सिमम चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज चाल कितनी होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आई बात समझ में? और दिल्ली से कहां तक जाएगा? मेरठ तक जाएगा, गाजियाबाद से होते हुए। अब देखिए जो यह परियोजना है, इस परियोजना की पूरी लागत कितनी है? तो इस परियोजना की जो यह परियोजना है आपकी RRTS, इस परियोजना की पूरी लागत 3.4 बिलियन डॉलर है। कितनी? 3.4 बिलियन डॉलर है। तो इसकी पूरी लागत कितनी है? 3.4 बिलियन डॉलर, सॉरी अरब डॉलर है। क्या? 3.4 अरब डॉलर है। आई बात समझे? अब देखिए 3.94 अरब डॉलर इसकी पूरी लागत है जो यह परियोजना है RRTS। और यह इसको क्या हुआ है कि जो यह RRTS परियोजना है इसको भी पता है कि जो ADB है, एशियाई विकास बैंक मतलब ADB। क्या? ADB इसने किया क्या कि ADB ने अभी यहाँ पर दिया गया आपको 1 बिलियन डॉलर का सहायता दिया। क्या किया? 1 बिलियन डॉलर का ऋण देने की बात कही है। तो ADB ने क्या किया कि जो RRTS परियोजना है इसके लिए 1 बिलियन डॉलर देने की मंजूरी, डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। और यह होगा क्या कि गाजियाबाद से होते हुए कहां तक जाएगी? दिल्ली से स्टार्ट हुई और गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 82 किलोमीटर
और अभी आपको बताया गया जो इस पर जो रेल दौड़ेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 और वो किस चाल से चलेगी 160 की चाल से, लेकिन एवरेज चाल क्या होगी विभिन्न स्टेशनों पर रुकने के कारण 100 होगी और इसे इस कारण संख्या कहेंगे सेमी हाई स्पीड रेल कहेंगे। और अभी आपको बताया गया जो परियोजना है इसमें कुल कितने रुपए की लागत आएगी, तो 3.94 अरब डॉलर की लागत आएगी। आई बात समझ में। अब देखिए इसके लिए अभी हाल ही में आपको बताया कि एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने $1 बिलियन का ऋण देने की बात की है। अब देखिए यहाँ पर एक और संस्था जो एडीबीआई है, थोड़ा सा एडीबी के बारे में जान लेते हैं। यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एडीबी भी कहते हैं, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए जो यह एडीबी है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। कब? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो मनीला में स्थित है। कहाँ पर? मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। आई बात समझ में। अब देखिए जो यह एशियाई विकास बैंक है यह किसका बैंक है, किस देश का बैंक है, तो यह जापान का बैंक है। किसका बैंक है? जापान का बैंक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एडीबी है यानी कि एशियाई विकास बैंक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा है। कौन? मात्सुगु असाकावा इसके वर्तमान में हेड है। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा को, जो कि भारत के निर्वाचन आयुक्त थे। क्या थे? निर्वाचन आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। तो अभी हाल ही में इसकी जो एडीबी है इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा है। कौन? अशोक लवासा। अब देखिए जो अशोक लवासा है अभी आपको बताया कि अशोक लवासा क्या है, भारत के अभी हाल ही में क्या थे, भारत के चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। और ये चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। क्यों इस कारण से इस्तीफा दिया है कि ये उपाध्यक्ष बन गए, किसके? एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए। इस कारण से उन्होंने क्या किया, चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो 3 होते हैं, इसमें एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 क्या होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय सुनील अरोड़ा है। कौन? सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि 23वें नंबर के हैं। कौन? सुनील अरोड़ा हैं और ये किस नंबर के हैं, 23वें नंबर के। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस नंबर के, 23वें। आई बात में। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे जिनमें एक अशोक लवासा और एक सुशील चंद्रा थे। कौन? एक है आपके सुशील चंद्रा और दूसरे कौन थे? दूसरे थे अशोक लवासा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एडीबी के अध्यक्ष बने, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने। और इन्होंने क्या किया, जो चुनाव आयुक्त का पद था उससे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब देखिए जो भी बातें बताई गई, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया, अभी देखिए हुआ क्या कि अभी हमने क्या किया, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन इससे जुड़ी संस्थाएं एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसके बारे में जाना और इससे जितने भी मतलब क्वेश्चन बन सकते थे वहां तक हम लोग क्या किए, वहां तक जाने का प्रयास किए। तो हमारा ये प्रयास कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी मतलब देखिए अगर आपको एक जो भी बातें बताएंगे अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।